तो हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज़ सुनाई दे दिया ना? लाइव करो। हेलो हेलो। हाँ, चलिए, क्या हाल चाल है? चार्जर हटा दें। क्लास ठीक चल रहा है, जिंदगी नहीं। क्या हो गया जिंदगी में अनुराग जी? जिंदगी को भी सही चलाइए महाराज। जिंदगी ठीक नहीं चलेगा तो कैसे होगा? एक लड़का मैसेज कर रहा है, पता नहीं लड़का है या लड़की है। मैसेज कर रहा है, इतना लेट क्यों हुआ जी? क्या लगता है हम आपके पता नहीं क्या है। क्यों हुआ जी? हाँ, आ, आपको जो है 25 तारीख को, 25 अक्टूबर ना, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को जो है, सुनिए सुनिए सुनिए, 25 अक्टूबर को जो है ललन टॉप वाला जो आया हुआ भी था, ठीक है, ललन टॉप जो है 25 अक्टूबर को बापू सभागार में बिहार अड्डा करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसमें जो है हमको भी इनवाइट किया गया, हम भी जाएंगे, समझे? और आप लोग भी चलिएगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं उसमें, मतलब पंकज त्रिपाठी को जानते हैं आप लोग? संजय मिश्रा, ये सबको जानते हैं? ये सब लोग आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। और आप लोग जाइएगा तो स्पेशल जो है आप लोग के लिए अथी अवेलेबल करवा देंगे, पास। कितने लोग जाने के लिए इच्छुक हैं? लड़का में तो सब, और लड़की में जाने के इच्छुक हैं आप लोग ना? अच्छा ठीक है, सबको जो है पास हम अवेलेबल करवाते हैं कल। कल हम पास अवेलेबल करवाएंगे। और जो है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे कमेंट आ रहा है, ये लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलिए, आइए अब पढ़ते हैं। कल जो है अनुच्छेद 107 से लेकर के अनुच्छेद 111 तक की चर्चा किए थे, नहीं किए थे? किए थे ना? चलिए, अब कमेंट हटा दीजिए, अब आइए पढ़ते हैं। पहले आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं ना? नहीं। दूसरा क्वेश्चन,
क्या संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? नहीं ना। इसके बाद क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता है? नहीं ना। साधारण विधेयक सबसे पहले कौन सदन में आता है? किसी भी धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से सबसे पहले लोकसभा में आता है? राष्ट्रपति ना। देखिए, अब अभी के सेशन में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, अभी के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 116। ये तमाम अनुच्छेदों की चर्चा अभी के सेशन में हम आपके साथ करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत केंद्र की विधायिका के अंतर्गत संसदीय समिति को पढ़ेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर राज्य की विधायिका को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप विधायिका की बात करें, संघ की विधायिका की बात करें, तो संघ की विधायिका के विषय में जानकारी अनुच्छेद 79 से 123 देता है। आप गौर कीजिएगा तो अनुच्छेद 79 से 123 में मैक्सिमम अनुच्छेद हम आपके साथ डील कर दिए हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2, 4, 5 अनुच्छेद बचा होगा जो हम आपके साथ डील नहीं किए होंगे और उसका परीक्षा में भी कोई खास महत्व तो नहीं रहता है। तो आगे होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा परीक्षा में, जो है बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो लेकिन अनुच्छेद 112 से 116 ये भी हम आपके साथ डील नहीं किए हैं। लेकिन अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 116 जानना आपके लिए जरूरी है। और अनुच्छेद 112 से 116 जो हम आपको समझाएंगे, सबका संबंध आपके जीवन से छोटे स्तर पर है। आपके जीवन से छोटे स्तर पर इन चीजों का संबंध है। जो चीज आपके जीवन में किसी न किसी तरीका से रिलेटेड है, वही सब चीज अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 116 के बीच है। सबसे पहले किताबी भाषा में हम आपको यह बात बता देते हैं कि अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 116 में क्या है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर समझा देंगे और फिर उसके बाद कुछ चीजों को इसमें से थोड़ा बृहद रूप दे देंगे। तो अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण आगे हम लोग समझेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है। इसके बाद अनुच्छेद 113 में है अनुदान की मांग। अनुच्छेद 113 में है अनुदान की मांग। अनुदान की मांग। फिर आपको अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। फिर आपको अनुच्छेद 115 में है अनुपूरक बजट। 115 में है अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट। और अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान। अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान। किताबी भाषा में यही है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है।
अनुच्छेद 115 में अनुपूरक बजट है और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है। तो अब हम लोग इसको अपने जीवन से रिलेट करके जो है देखते हैं। देखिए, आप पटना में रह रहे हैं, बिहार के 38 जिला से लोग पटना में रह करके आप सब लोग पढ़ रहे हैं। तो पर मंथ, प्रत्येक मंथ कुछ निश्चित राशि आप खर्च करते होंगे, कुछ निश्चित राशि आप खर्च करते होंगे। वो राशि आपको कहां से आता है? वो राशि आपको आपके जो परिवार में मुखिया है, आपके पिताजी या आपकी माता, वो कमाते होंगे और वो आपको देते हैं। आप अपना खर्च अपने गार्जियन के समक्ष रखते हैं। आप अपना खर्च, यानी आपका जो भी डिमांड होता है, आप अपना डिमांड अपने गार्जियन के समक्ष रखते हैं। आप अपना डिमांड अपने गार्जियन के समक्ष रखते हैं और गार्जियन आपके डिमांड को पूरा करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने डिमांड को गार्जियन के समक्ष रखते हैं, तब ना गार्जियन आपके डिमांड को पूरा करते हैं। फिर अगर आप गार्जियन के समक्ष डिमांड रखते हैं, जो तेज तरार गार्जियन है वो समझ जाते हैं कि कितना मांगा है तो कितना भेजना है। और बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो जितना मांगते हैं उतना भेज देते हैं। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो कटौती करके भेजते हैं। और अगली बात, आपको पूरे 1 माह के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उस 1 माह के पैसा को 15 दिन में ही खत्म कर देते हैं या 20 दिन में ही खत्म कर देते हैं। या कभी काल ऐसा होता है कि उस पूरे पैसा को पूरे माह भी लेकर के जाते हैं, और कभी काल ऐसा होता है कि वह पैसा 20 दिन में ही खर्च हो जाता है, 10 दिन में ही खर्च हो जाता है। तो उस स्थिति में अतिरिक्त राशि आप घर से मंगाते हैं। फिर कभी काल ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसा स्थिति बन जाता है कि समय पर गार्जियन आपको पूरा रुपया नहीं भेज पाते हैं, तो आपको मंथली जितना भेजा जाता है उसका एक छोटा सा हिस्सा भेज देते हैं और कहते हैं कि काम चलो, आगे जैसे ही पैसा आएगा भेज देंगे। क्या ये सब चीज आपके जीवन से रिलेटेड है, हां या ना? ऐसा होता है? 90% विद्यार्थी के साथ ये सब चीज होता है। 100% विद्यार्थी के साथ ये सब चीज होता है। एक बात आप जानिए, मुसल्लपुर हाट में एकदम मध्यम वर्गीय में भी एक होता है निम्न मध्यम वर्गीय। निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग जो है इस एरिया में रह करके अलग अलग जिला से आकर के जो है पढ़ाई करते हैं। अधिकतर के पिताजी यहां पर किसान होंगे, अधिकतर की बात हम कर रहे हैं, 80% की हम बात कर रहे हैं। अगर 90% भी कह दे तो ठीक ही रहेगा, खराब नहीं, गलत नहीं हो सकता है वो, समझ गए। अधिकतर के गार्जियन यहां पे किसान होंगे, कुछ एक के गार्जियन ही जो है आपको जॉब में होंगे। तो ये होता है, क्या होता है, तो आप बाहर रह रहे हैं, आपको खर्च होता है, आप गार्जियन के समक्ष डिमांड करते हैं। दूसरी बात, गार्जियन आपको पूरे 1 माह के लिए भेज देते हैं, आप उसको हो सकता है कि आप उसको 15 दिन में ही खर्च कर दे। बचे 15 दिन के लिए आप अतिरिक्त राशि मंगाते हैं, या फिर निश्चित तिथि, जिस तिथि को 1 तारीख को में भी अगर आपको पैसा आता है, तो गार्जियन के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो 1 तारीख को आपको पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो हो सकता है आपको 1 तारीख को
जो पूरा पैसा भेजते थे पूरा पैसा ना भेज करके काम चलाने के लिए कुछ पैसा आपको भेज देते हैं। ये सब चीज आपके साथ होता है। तो देखिए, जैसे आप अपना खर्च के डिमांड, आप अपने खर्च की मांग अपने गार्जियन के समक्ष रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार का जो खर्च होता है, भारत सरकार अपना खर्च संसद के समक्ष रखता है। भारत सरकार अपना खर्च संसद के समक्ष रखता है और भारत सरकार का भी एक खर्च होता है, वो अपने खर्च को संसद के समक्ष रखता है। तो भारत सरकार संसद के समक्ष जो अपना खर्च रखता है उसी को कहा जाता है अनुदान की मांग। अनुदान की मांग। जैसे आप अपना खर्च अपने गार्जियन के समक्ष रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार अपना खर्च संसद की समक्ष रखता है, वही कहलाता है अनुदान की मांग। दूसरा, जैसे सामान्य तौर पर गार्जियन से अगर आप 10,000 मांगे तो 2,000 काट के 8,000 भेज देंगे, 5,000 काट के 5,000 भेज देंगे। और जब अनुदान की मांग होती है तो उस पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। जब अनुदान की मांग होती है तो अनुदान की मांग के ऊपर जो है आपको कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव में जितना आपने डिमांड किया है उसमें से कुछ राशि काट लिया जाता है और बाकी राशि जो है आपको दे दिया जाता है, वही कटौती प्रस्ताव कहलाता है। तो अनुदान की मांग के ऊपर कटौती प्रस्ताव आता है। इसके बाद आगे आपको एक चीज आपके साथ ये होता है कि 1 महीना के लिए पैसा आया, उसको 20 दिन में ही खर्च करके बचे हुए 10 दिन के लिए अतिरिक्त राशि आप मंगाते हैं। वही अगर सरकार के संदर्भ में देखिएगा तो वही अनुपूरक बजट होता है। देखिए, बजट यूं तो संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन संवैधानिक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण संवैधानिक शब्द है। बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण संवैधानिक शब्द है। वार्षिक वित्तीय विवरण संवैधानिक शब्द है। देखिए, बजट के स्थान पर ही वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए, वित्तीय यानी रुपया पैसा से रिलेटेड, विवरण मतलब पूरा उसका लेखा जोखा, पूरा उसका लेखा जोखा। देखिए, जैसे एक बात आप समझिएगा, आपके गार्जियन को अगर इनकम होता है तभी आपके गार्जियन आपको भेजते हैं पैसा। अगर आपके गार्जियन को इनकम नहीं होगा तो क्या आपके गार्जियन आपको पटना पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, नहीं भेजेंगे। लेकिन गार्जियन के पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होगा, इसी वजह से आपको पटना भेज दिए हैं और आप पटना में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से भारत सरकार जो खर्च करता है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ खर्च ही करता है, भारत सरकार का कुछ इनकम भी होता है। जैसे आपके परिवार का जब इनकम होता है तभी आप पर पैसा खर्च आपके गार्जियन के द्वारा किया जाता है। अगर इनकम ही नहीं होगा तो खर्च कहां से होगा? आप पे खर्च हो रहा है मतलब आपके परिवार पे खर्च हो रहा है। उसी प्रकार से भारत सरकार का जो टोटल इनकम होता है पूरे 1 वर्ष में, पूरे 1 वर्ष के दौरान भारत सरकार का जो टोटल इनकम होता है और जो टोटल आउटगोइंग होता है, मतलब टोटल जो इनकम मतलब आय, टोटल जो आमदनी, टोटल जो भारत सरकार को कमाई होता है और भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष में जो खर्च किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा पूरे 1 वर्ष के दौरान जो इनकम किया जाता है, जो आमदनी की जाती है और भारत सरकार के द्वारा पूरे 1 वर्ष के दौरान जो खर्च किया जाता है, उसी आय और व्यय मतलब उसी आमदनी और खर्च के लेखा जोखा को जिसके जरिए दर्शाया जाता है वही कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए ही शब्द आता है बजट।
वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए ही शब्द आता है बजट। और वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पूरे एक वर्ष के लिए लाया जाता, पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए लाया जाता है, पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए लाया जाता है। और बजट के जरिए पूरे एक वर्ष में भारत सरकार के द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि आवंटित कर दी जाती है। बजट के जरिए या वार्षिक वित्तीय विवरण के जरिए सरकार जो पूरे एक वर्ष में खर्च करेगा वो पूरी की पूरी राशि आवंटित कर दी जाती है, पूरी की पूरी राशि आवंटित कर दी जाती है। अब भारत सरकार को खर्च करने के लिए पूरे एक वर्ष के लिए राशि आवंटित कर दिया गया। एक वित्तीय वर्ष के जगह भारत सरकार वह राशि 8 महीना में ही खर्च कर दिया। जैसे आप एक माह के बदले 20 दिन में ही खर्च कर देते हैं, वैसे ही मान लिया जाए भारत सरकार के लिए पूरे एक वर्ष के लिए राशि आवंटित की गई है खर्च करने के लिए। लेकिन भारत सरकार उस राशि को एक वित्तीय वर्ष के जगह मात्र 8 माह में खर्च कर दिया। तो बचे हुए 4 माह के लिए, बचे हुए 4 माह के लिए जो अतिरिक्त बजट लाया जाता है, जैसे आप बचे हुए 10 दिन के लिए जो अतिरिक्त राशि घर से मंगवाते हैं, उसी प्रकार से बचे हुए 4 माह के लिए जो अतिरिक्त बजट लाया जाता है, वही बजट कहलाता है अनुपूरक बजट। वही बजट कहलाता है अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट। इसके बाद एक बात जो अभी हम आपको बतलाए हैं कि 1 तारीख को मान लिया जाए आपको पैसा आता है, लेकिन मान लिया जाए रबी या खरीफ का मौसम है। रबी के मौसम में और खरीफ के मौसम में विशेष तौर पर जब फसल की बुआई होती है, बुआई के समय किसान के पास पैसा का किल्लत होता है। बुआई के समय पहला ध्यान किसान को यह रहता है कि सबसे पहले हम फसल बुआई कर ले, सबसे पहले हम फसल बुआई कर ले। सारा पैसा अपने फसल की बुआई पर लगा देता है किसान। उस समय पैसा का किल्लत होता है। जैसे नवंबर सब के माह में जो है नवंबर दिसंबर के माह में पैसा का किल्लत होता है किसान के साथ, समझ गए। तो अब देखिएगा कि 1 तारीख को मान लिया जाए आपको पैसा आता है, 1 तारीख को पूरा पैसा नहीं आ पाया। आप मान लिया जाए 10,000 रुपया पर मंथ लेते हैं, तो हो सकता है 1 तारीख को 10,000 रुपया नहीं आ पाया। गार्जियन के पास 2,000 है तो गार्जियन 2,000 भेज देंगे और कहेंगे काम चलो, बाद बाकी 8,000 आगे भेज देंगे। तो देखिए, भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, और फरवरी के प्रथम सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया गया और बजट पारित होते होते मई चले जाता है। बजट पारित होते होते मई लग जाता है। मतलब फरवरी में बजट आया, बजट पर चर्चा होता है। बजट ऐसे नहीं पारित कर दिया जाता है, बजट पर चर्चा होता है। और बजट भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है। बजट पर चर्चा होता है और बजट भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है। तो इसलिए बजट सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, और इसलिए बजट पारित होना भी लोकसभा से जरूरी होता है। अगर बजट लोकसभा से पारित नहीं हो पाता है, सरकार को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। तो एक बात आप बतलाइए, आप जानते होंगे ये बात, क्योंकि आपके बैच में इकोनॉमिक्स हो रहा है और बहुत शानदार हो रहा है। हम भी देखे हैं, हम कभी कभी देखते हैं, हम देखे, सर समझा रहे थे। वित्त बाजार अभी चल रहा है ना, फाइनेंस चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ना। हाँ, समझ गए। इस टॉपिक में जो है जब हम पढ़ाई करते थे तो हमको दिक्कत होता था, समझ गए, तो हम निकाल करके देख रहे थे। तो अभी बिट्टू सर जो
पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, हमको लगता है अभी तक जितना बार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे बेहतरीन पढ़ाए हैं, समझ गए। तो वहां पर भी बजट की चर्चा सर करेंगे आपके साथ, समझ, वहां पर भी बजट की चर्चा करेंगे सर, वो अपना करेंगे, हम अपना कर देते हैं, ठीक है। देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को। भारत का वित्तीय वर्ष अगर देखा जाए तो भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है और भारत का वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को। 31 मार्च मतलब जब बजट में राशि आवंटित होती है ना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के लिए राशि आवंटित होता है, मतलब 31 मार्च तक के लिए राशि आवंटित होता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2024-25 का जो बजट आया है, उस बजट में जो राशि आवंटित होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए उस बजट में राशि आवंटित होगा। अब नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। नया वित्त वर्ष अगर हम देखें तो जो नया वित्त वर्ष है, नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल को नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल को नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। और मान लिया जाए कि किसी भी कारणवश 1 अप्रैल तक बजट पारित नहीं हो सका, और जब बजट पारित ही नहीं हो सका तो राशि आवंटित कहां से होगा, और अगर राशि आवंटित नहीं होगा तो खर्च कहां से होगा। तो विशेष तौर पर जब अगर 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जब तक बजट पारित ना हो, जब तक भारत बजट पारित ना हो, तब तक के समय के लिए बजट का एक निश्चित हिस्सा निकाल लिया जाता है और वह सरकार को खर्च करने के लिए दे दिया जाता है, और सरकार को कहा जाता है कि जब तक बजट पारित नहीं हो जाता है तब तक आप ये राशि लेकर के खर्च कीजिए, और जब बजट पारित हो जाएगा तो फिर आपको तो राशि मिल जाएगा, तब आप अपना खर्च कर लीजिएगा। मतलब जैसे जैसे आपको 10,000 आता है, नहीं है पैसा, 2,000 भेज दिया गया, तब तक खर्च कीजिए, फिर जब पैसा आएगा तो भेज दिया जाता है आपको, फिर पैसा आता है तो फिर आप वो खर्च करने लगते हैं। यही कहलाता है आपको लेखानुदान, और इसी को अग्रिम पेशगी भी कहा जाता है। अग्रिम पेशगी, लेखानुदान को ही अग्रिम पेशगी भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। मतलब समझिएगा एक बार फिर से आप, मतलब आप समझिएगा, जब बजट 1 अप्रैल, जब बजट 1 अप्रैल तक पारित नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जब तक बजट पारित ना हो, उस समय के लिए बजट से एक निश्चित राशि निकाल कर सरकार को जो खर्च करने के लिए दे दिया जाता है, वही कहलाता है लेखानुदान। कुछ समझे हैं? और एक बात और आप जानिए, जैसे 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 आप अगर पैसा कमाइएगा तो आपके पास 2, 3, 4, 5 कई सारे अकाउंट हो जाएंगे, कई सारे खाता हो जाएंगे। अगर पैसा नहीं कमाइएगा तो एको गो अकाउंट पर जो है आफत होता है, समझ गए, क्योंकि अकाउंट खोलने में भी पैसा का जरूरत होता है, समझ गए। तो पैसा नहीं है तो ऐसे भी अकाउंट खोल के क्या फायदा, पैसा होगा तब ना अकाउंट खोलिएगा, समझे। तो अब आप समझिएगा, जैसे आपके पास पैसा है तो आपके पास कई सारे अकाउंट होंगे, उसी प्रकार से अगर बात भारत सरकार की हम लोग करें तो भारत सरकार के पास 3 अकाउंट होता है। अगर बात हम लोग भारत सरकार की करें
तो भारत सरकार के पास मूलतः 3 अकाउंट है, 3 फंड है, 3 निधि है, संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि की चर्चा, और एक बात जानिए, भारत सरकार के पास तो अपना संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि है ही। भारत सरकार के साथ साथ प्रत्येक राज्य सरकार के पास भी अपना संचित निधि है, अपना लोकलेखा निधि है, अपना आकस्मिक निधि है। जैसे भारत सरकार के पास तीनों निधि है, उसी प्रकार से बिहार सरकार के पास भी तीनों निधि है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी तीनों निधि है। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास तीनों प्रकार की निधियां होता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के संचित निधि के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 266 देता है, और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लोकलेखा निधि के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 266 का क्लाउज 2 देता है, और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के आकस्मिक निधि के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 267 देता है। अब देखिएगा, यहां पर आगे हम आपको समझाने जा रहे हैं विनियोग विधेयक के विषय में, और विनियोग विधेयक संचित निधि से रिलेटेड है, इसी वजह से विनियोग विधेयक के विषय में हम आपको समझाने जा रहे हैं। विनियोग विधेयक क्या है वही बात आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बात बता दिए हैं कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के पास 3-3 निधियां होती है, 3-3 अकाउंट होता है, संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि। अब देखिएगा, भारत सरकार के समस्त आय, भारत सरकार का जितना भी इनकम होता है, भारत सरकार के समस्त आय की अगर हम लोग बात करें तो जो भारत सरकार की समस्त आय है, भारत सरकार की समस्त आय संचित निधि में जमा होता है। भारत सरकार की समस्त आय संचित निधि में जमा होता है। भारत सरकार की समस्त आय, सभी प्रकार के आय, सभी प्रकार के इनकम, सभी प्रकार का आमदनी संचित निधि में जमा होता है। संचित निधि से ही धन निकाला जाता है, और संचित निधि से धन निकालने के लिए, संचित निधि से धन निकाला जाता है और फिर खर्च किया जाता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उसी विधेयक को हम लोग विनियोग विधेयक कहते हैं। संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उसी विधेयक को हम लोग विनियोग विधेयक कहते हैं। संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उसी विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। तो गौर कीजिएगा, समझिएगा, संचित निधि जिसमें भारत सरकार के समस्त है, वहां से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, वही विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। मतलब विनियोग विधेयक का संबंध धन, रुपया पैसा से है, रुपया पैसा से है। और विनियोग विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है, और विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है। इसी वजह से विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है। इसी वजह से विनियोग विधेयक का भी लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, और अगर विनियोग विधेयक साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। यह महत्व होता है विनियोग विधेयक का, यह महत्व होता है विनियोग विधेयक का। समझ गए? तो चीजों को आप समझे हैं, ये पांचों समझे हैं? चलिए एक बार फिर से इसको समझिए आप पहले। चलिए सुनिए, समझिए, समझिएगा। तो
एक बार फिर से बतला रहे हैं, ठीक है। अब एक तरफ से बतला रहे हैं। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, यानी सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय यानी आमदनी और खर्च के लेखा जोखा को हम लोग बजट कहते हैं या वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, भारत सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय के लेखा जोखा को हम लोग बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। अनुदान की मांग, भारत सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, भारत सरकार का जो खर्च होता है, भारत सरकार अपनी खर्च को लेकर संसद से जो डिमांड करता है, संसद से जो मांग करता है, उसी को कहा जाता है अनुदान की मांग। फिर भारत सरकार के समस्त जो संचित निधि में जमा होता है, संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है वही कहलाता है विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है, और इसी वजह से विनियोग विधेयक का पारित होना लोकसभा में साधारण बहुमत से जरूरी होता है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। देखिए, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है, कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है, कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है, अगर वह धन विधेयक है तो उसका पारित होना लोकसभा से साधारण बहुमत से एकदम जरूरी है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। इतना महत्वपूर्ण होता है धन विधेयक। इसके बाद अनुपूरक बजट, मतलब एक वर्ष के लिए बजट में राशि आवंटित किया जाता है, लेकिन एक वर्ष के जगह वह राशि 10 माह में ही खत्म हो गया, 8 माह में ही खत्म हो गया, तो बचे हुए समय के लिए जो अतिरिक्त बजट लाया जाता है, उस अतिरिक्त बजट को ही अनुपूरक बजट कहा जाता है। और अनुपूरक बजट को अतिरिक्त बजट भी कहा जाता है, अनुपूरक बजट को अतिरिक्त बजट भी कहा जाता है। इसके बाद लेखानुदान, इसके बाद लेखानुदान। देखिए, जब समय पर बजट पारित नहीं हो पाता है, जब समय पर बजट पारित नहीं हो पाता है, तो जब तक बजट पारित ना हो तब तक के समय के लिए बजट का ही एक हिस्सा निकालकर जो सरकार को खर्च करने के लिए दे दिया जाता है, उसी को कहा जाता है लेखानुदान। समझे बात को? कोई दिक्कत है? समझ में आ जाना चाहिए जी। आ गया ना? तो अब आइए 1 मिनट में याद कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112। बजट संवैधानिक शब्द है? बजट के जगह पर संवैधानिक शब्द कौन है? वार्षिक वित्तीय अनुदान की मांग कौन अनुच्छेद में? कौन अनुच्छेद में है? 100। अनुदान की मांग के ऊपर ही कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव किस मांग पर लाया जाता है? भारत सरकार के समस्त आय कौन निधि में जमा होता है? संचित निधि। भारत सरकार के समस्त आय कौन निधि में जमा होता है? संचित निधि। संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक की चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 114 में है। फिर आपको अनुपूरक बजट की चर्चा कौन अनुच्छेद में? कौन अनुच्छेद में है? लेखानुदान की चर्चा कौन अनुच्छेद? लेखानुदान की चर्चा। चलिए ठीक है, अब आते हैं बजट के विषय में। हम लोग जानते हैं, तो बजट के विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा
बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट को संसद के सदनों के समक्ष रखता कौन है? तो बजट को संसद के सदनों के समक्ष रखते हैं राष्ट्रपति। गौर कीजिएगा इस बात पे, यहां पे कंफ्यूजन होता है और यहां से प्रश्न भी आता है, तो ध्यान से सुनिएगा बात को। बजट को संसद के समक्ष रखवाता राष्ट्रपति है। बजट को संसद के समक्ष रखवाता राष्ट्रपति है। बजट को संसद के समक्ष रखवाता राष्ट्रपति है। लेकिन बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बजट लोकसभा में प्रस्तुत सामान्यतः केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और देखिए, अभी आप देखेंगे भारत में जो बजट है, बजट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। आप वार्षिक वित्तीय विवरण समझिएगा ना, हम बजट शब्द का ही प्रयोग करते हैं, आप ज्यादा समझ पाइएगा, ठीक है। इसी वजह से हम बजट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे संवैधानिक तौर पर बजट शब्द का प्रयोग करना उचित ना है, ठीक है, लेकिन आपके समझने के लिए जो हम बजट शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं तो समझिएगा। देखिए, बजट वर्तमान में पूरे भारतवर्ष के लिए एकमात्र बजट प्रस्तुत नहीं होता है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए तो एक बजट प्रस्तुत होता ही होता है। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के लिए भी अलग से बजट प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ सभी राज्य के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाता है। बिहार सरकार अपना अलग बजट प्रस्तुत करता है, उत्तर प्रदेश सरकार अपना अलग बजट प्रस्तुत करता है, मध्य प्रदेश सरकार अपना अलग बजट प्रस्तुत करता है। हर सरकार अपना अलग अलग जो है आपको बजट प्रस्तुत करता है। हर सरकार अपना अलग अलग जो है आपको बजट प्रस्तुत करता है। तो लेकिन क्या हुआ? ओ, मच्छर भगाने वाला, ठीक है, तो है, मच्छर नहीं काटेगा। मच्छर नहीं काटता है, काटता है नीचे में। चलिए सुनिए, समझिए, ठीक है, आ रहा है, आने दीजिए ना, सूंघिए उसको, मजा लीजिए उसका। सुनिए, अरे उसमें रहता कहाँ है, उसमें तो ये नगर निगम वाला सब किरोसिन तेल डाल करके जो है घुमा देता है 2 बार, ठीक है। 1 लीटर किरोसिन तेल में जो पूरा मुसल्लपुर हाट घूम जाता है गाड़ी, समझे। तो सुनिए, अब देखिए, बजट में पहले की तुलना में बजट में कई सारे परिवर्तन हुए हैं। एक तो बजट की अगर आप बात करेंगे तो पहले बजट फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, लेकिन अब बजट फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है। पहले बजट शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, अब बजट सुबह के 11 बजे पेश किया जाता है। तो बहुत सारे परिवर्तन बजट में हुए हैं। और भारत में अगर बजट की बात की जाए तो भारत में पहली बार बजट वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहली बार बजट वर्ष 1860 में, भारत में पहली बार बजट वर्ष 1860 1860 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में जो बजट आया था, जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में जो बजट आया था, वह बजट पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट प्रस्तुत किया गया था। और 1860 से लेकर के 1919 ईस्वी तक, 1860 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक, 1860 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक ही बजट प्रस्तुत हुआ। लेकिन 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि अब
केंद्र सरकार के लिए अलग बजट होगा और राज्य सरकार के लिए अलग बजट होगा। केंद्र सरकार अलग बजट पेश करेगा और राज्य सरकार अलग बजट पेश करेगा। और तब से केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करने लगा और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करने लगा। और तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश कर रहा है और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश कर रहा है। केंद्र में मोदी जी सत्ता में है, केंद्र की मोदी सरकार अपना अलग बजट प्रस्तुत कर रहा है और बिहार में नीतीश जी अपना अलग बजट पेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी अपना अलग बजट पेश कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना अलग बजट पेश कर रही हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन अपना अलग बजट पेश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव अपना अलग बजट पेश कर रहे हैं। मतलब हर राज्य की राज्य सरकार अपना अलग अलग बजट जो है आपको पेश कर रहा है या कर रही है, समझ गए। तो केंद्रीय बजट से राज्य का बजट अलग हुआ है 1919 में। और वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश कर रहा है या रही है, समझ गए। अब एक बात और आप जानिए, देखिए 1860 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक 19 अधिनियम के संदर्भ में 1919। देखिए एक बात आप जानिए, जैसे अभी 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 एक बात बताइए आप हमको, अभी क्या आम बजट अलग पेश हो रहे हैं और रेल बजट अलग पेश हो रहे हैं? नहीं ना। अभी यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आम बजट जो प्रस्तुत होता है उसी में सब कुछ है, रेल बजट उल बजट सब चीज है। लेकिन पहले रेल बजट अलग पेश होता था और आम बजट अलग पेश होता था। देखिए ईस्वी के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो 1860 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट और आम बजट पेश हुआ। लेकिन अंग्रेज भारत में रेलवे का विकास बड़े स्तर पर करना चाहता था। तो अंग्रेज भारत में रेलवे का विकास जो बड़े स्तर पर करना चाहता था, अंग्रेज भारत में रेलवे का विकास जो बड़े स्तर पर करना चाहता था, इसको लेकर एकवर्थ कमेटी का गठन किया गया था कि आखिर क्या किया जाए कि रेलवे का विकास अच्छे से हो सके। तो एकवर्थ कमेटी ने यह सिफारिश किया कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाए, रेलवे के लिए अलग एक बजट ही दे दीजिए, तभी रेलवे का विकास सही से हो पाएगा। और एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर वर्ष 1924 ईस्वी से रेल बजट अलग पेश होने लगे और आम बजट अलग पेश होने लगे। और 1924 से लेकर 2016 तक 1924 से लेकर 2016 तक अगर देखा जाए तो 1924 से लेकर 2016 तक रेल बजट अलग पेश हुआ और आम बजट अलग पेश हुआ। लेकिन विवेक देबराय समिति ने 2016 में यह सिफारिश किया रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए, और विवेक देबराय समिति के सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। और 2017 ईस्वी से रेल बजट और आम बजट अब दोनों एक साथ पेश किए जा रहे हैं, एक साथ पेश किए जा रहे हैं। तो देखिए, सुनिए, समझिए। 1800 इसको भूल जाइए, इस बात को याद रखिए। 1924 ईस्वी से रेल बजट अलग और आम बजट अलग पेश होने लगे। 1924 से 2016 तक रेल बजट अलग और आम बजट अलग पेश हुआ। 2017 ईस्वी से रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश होने लगे आम बजट के साथ। कुछ समझे हैं? आए? तो कब से, गौर कीजिएगा, कब से रेल बजट अलग और आम बजट अलग पेश होने लगे? 1900 रेल बजट को आम बजट में किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया?
आम बजट से रेल बजट को अलग किस समिति के सिफारिश पर किया गया? एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति। और किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? आए? विवेक देबराय। विवेक देबराय। और रेल बजट और आम बजट दोनों मिले कब से है? 2017। 2017। ठीक है, चलिए, इतना याद हो न गया? चलिए आ जाइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हो गया टोपी में नहीं, आ जाइए आ जाइए सब लोग, आ जाइए लोग, आ जाइए कुछ नहीं। हल्ला मत कीजिए आप लोग। इसको जो है थोड़ा सा, इसको थोड़ा इधर देखिए, हल्ला मत कीजिए आप लोग। गुरुजी सब हल्ला मत कीजिएगा। कैमरा को अति करो नहीं। सब आना चाहिए। सब लोग सट जाइए, इधर सटिए सब लोग। आप जो है ना, सब वर्दी वाला को एक साइड रहने दीजिए। आप मेरे साइड आ जाइए या उधर चले जाइए, दो में से एक कर दीजिए। आपको हम बोल रहे हैं, आ जाइए। देखिए सुनिए, है हीरो सब सुनिए, समझिए। अब बतिया रहे हैं। तौसीफ राजा आ गए हैं। तौसीफ राजा, राहुल जी तो आ गए हैं, जयप्रकाश जी आ गए हैं, प्रियांशु, अनुराग नहीं आया है। अनुराग नहीं आया है। तौसीफ राजा आपका रैंक 9 है, रैंक 9 है। राहुल जी 8, रैंक 8 है। राहुल जी रैंक 8 है। जयप्रकाश रैंक 11 है और प्रियांशु रैंक 6 है। रैंक 6 है। आए? आवाज है, आवाज बढ़ा दो जी। चलिए सुनिए, अब देखिए। अरे उतना भी मत बढ़ाओ यार। हेलो, देखिए, आपके संस्थान से जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट तो सबसे ज्यादा होवे करता है, इसमें कोई शक है?
आप लोगों को तो शक नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 1275 में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो संभवतः आप ही का बैच चल रहा था, और हमको लगता है आधा घंटा में कितने सारे लोग आ गए थे। और जब 9 जुलाई को रिजल्ट आया था, 9 जुलाई 2024 को मेरिट आया, और 21 जुलाई 2024 को सिलेक्शन पार्टी किए थे, तो उसमें तो आप सिर्फ आप ही के बैच को बुलाए थे। आप सब लोग तो अबे किए थे, देखबे किए थे क्या था क्या नया है, समझ गए। तो आप तो जानबे न करते हैं रिजल्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जाना जाता है। तो हमेशा पार्टी किया जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो 21 अक्टूबर को हम थोड़े कुछ किए थे, कुछ नहीं किए थे। हम तो रैंक का वेट कर रहे थे कि कब रैंक आए, और फिर से संस्थान के रैंकर से जो हम वादा किए हैं वो वादा हम पूरा करें। और देखिए, पिछले 6-7 महीना से आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो हम कभी ना कभी 1-2 बार आपको जरूर बोले होंगे, स्टेज पे जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और स्टेज पे जो हम बोले वो सत्य ही होता है, वो असत्य कभी हो ही नहीं सकता है। तो स्टेज का एक गरिमा होता है, तो स्टेज के गरिमा को मेंटेन किया जाना चाहिए, और करते भी हैं। अभी भी बिहार के 38 जिला का रैंक लिस्ट नहीं आया है, मतलब जिला वाइज इस बार जो है रैंक लिस्ट जारी कर रहा है, लेकिन कुछ जिला का रैंक लिस्ट आया है जिसमें संस्थान से जुड़े कुछ लोग टॉप 20 में आए हैं। और संस्थान से जुड़े जो कुछ लोग टॉप 20 में आए हैं, संस्थान जो वादा किया था बुलेट देने का, आज जो है इन सभी को बुलेट दिया जा रहा है। आप लोगों को भी लगता होगा कि जब अनाउंसमेंट किए थे तो अनाउंसमेंट के वक्त जो है आप लोगों को भी ये लगता होगा ऐसे ही बोल दिया है, मतलब अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ही सर बोल दिए हैं, देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन इस बार दे रहे हैं, तो इससे मतलब आपको ये सीखना है कि जब अनाउंसमेंट करके इन लोगों को दे रहे हैं तो आपको भी मिलेगा। ये जो आने वाला वैकेंसी है, आने वाला वैकेंसी में भी, हाँ एक अनाउंसमेंट गौर से सुनिएगा। ऐसे तो अभी जो है टॉप 20 में सब कहेगा हम आप ही के यहां पढ़े थे, निश्चित तौर पर कहेगा बुलेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसके पास तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो क्लास को लेकर के वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, है या नहीं है। तो सबसे पहले सभी का वेरिफिकेशन हुआ है। अब सब कह रहा है हम आप ही के यहां से पढ़े हैं, टॉप 20 में जो आया है, मतलब अभी तो सबका आया भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कह रहा है हम आप ही से पढ़े हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं और उस आधार पर दे रहे हैं। तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि जो है ऐसे ही आपको मिल जाएगा। हमारे संस्थान में अगर आप पढ़े हैं, हमारे संस्थान का बुक अगर आप पढ़े हैं, हमारे संस्थान का अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाए हैं, हमारे संस्थान का अगर आप टेस्ट सीरीज किए हैं, तभी आप हमारे द्वारा घोषित जो भी घोषणा होता है उसके लिए आप योग्य होंगे। मतलब जो नेक्स्ट वैकेंसी आना है उसमें भी बुलेट और थार वाली बात है, लेकिन उसके लिए पहला शर्त यही है कि आपको यहां पढ़ना होगा और आप यहां के होंगे तभी, और अपना कार्ड उड सब चीज जमा रखिएगा ताकि उस टाइम में वेरिफिकेशन के समय आपको काम आए, समझ गए। नहीं तो ऐसे मुंह जबानी कहिएगा कि हम आपके यहां पढ़े हैं, तो उससे काम उम चलने वाला नहीं है। तो यहां पर हम आपको बता दें, रैंक 6 से लेकर रैंक 19 तक हैं लोग
रैंक 6, आ जाइए। पीयूष कुमार सिंह, दीजिए माइक। प्रियांशु कुमार सिंह। हेलो, प्रियांशु कुमार सिंह, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। प्रियांशु कुमार सिंह। आवाज कहाँ है जी? आवाज है, सुनाई दे रहा है जी? क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार सिंह। रैंक क्या है आपका? देखिए एक्चुअली मेरा कंफर्म रैंक 6 या 7 है, मेरा मार्क्स 178 है। 6 ही होगा, ठीक हाँ है। 6। 6, क्योंकि 7 जो है एक था, यहाँ पे नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जो है वो भी बोल रहा था कि जो हम यहीं पर पढ़े हैं, उसका पूरा वेरिफिकेशन किए तो जो है नहीं, ठीक है। फिर प्रियांशु जी को इसलिए कंफर्म किया गया है क्योंकि यानी कि हमारे व्हाट्सएप पर पहले भी मैसेज भेजते थे, मतलब चीज़ों को लेकर, सर हमको इतना मार्क आ रहा है, पहले भी हमको मैसेज उसेज भेजे हैं कि लगता है सर हम टॉप 20 में आएंगे, पहले से इनको आशा था, पहले से पढ़े हैं, ठीक है। तो रैंक 6 प्रियांशु कुमार सिंह है, इनको 178 मार्क है। और इनका, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? बांका सर, बांका। होम डिस्ट्रिक्ट इनका बांका है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग हुआ है? गया जिला सर। गया जिला में इनका पोस्टिंग हुआ है। तो एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। मतलब लाखों लोग में छठा रैंक लाए हैं, समझ गए। इसके बाद रैंक 6 के बाद रैंक 8 राहुल जी, आ जाइए राहुल जी। रैंक 8 राहुल जी हैं। राहुल जी के विषय में हम आपको बता दें, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, 2446 से जुड़े हुए हैं, 2446 से जुड़े हुए हैं। और राहुल जी का जहां तक सवाल है, पढ़े भी हैं, सेट तो इतना मारे हैं, वो अनगिनत सेट मारे हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, सेट अनगिनत मारे हैं। और इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन भी ये करते थे, और ग्रुप डिस्कशन लोगों को करवाते भी थे, ग्रुप डिस्कशन करते भी थे और लोगों को करवाते भी थे। हम आपको बोलते हैं 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके जो आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो सेट तो ये इतना मारे हैं कि अनगिनत, मतलब 30-40 हजार 50 हजार क्वेश्चन से कम ये सेट नहीं मारे होंगे। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कहां है ये बताइए? मेरा बक्सर जिला है सर। बक्सर जिला। और आपका पोस्टिंग कहां हुआ है? जहानाबाद। जहानाबाद। आपको मार्क कितना है? 175.8। 175.8। देखिए 175.8 है, रैंक कितना है? 8। और प्रियांशु जी का 178 है, 178 ना प्रियांशु जी, 178 है। और इनका रैंक अगर हम लोग देखें तो इनका रैंक 6 है। तो देख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के सही या गलत होने से जो है रैंक में वेरिएशन आ जाता है, समझ गए। तो चलिए, इसके बाद रैंक 9, रैंक 9 तौसीफ राजा, रैंक 9, तौसीफ राजा रैंक 9। और इनका भी कंफर्मेशन जो है किस आधार पर हुआ है हम आपको बता दे कि ये कोचिंग के छात्र हैं, और भी बहुत सारा चीज था, लेकिन एक कंफर्मेशन हम आपको बता दे रहे हैं, ऊपर ही है। हाँ देखिए, इनका कंफर्मेशन जो है इनका ये है कि जो है रिजल्ट के समय से ही, ठीक है, पेपर में भी इनका है, रिजल्ट के समय से ही जो है, सबका है पेपर में, समझे, इनका भी है। और इनका जो है सब चीज है, कार्ड उड सब चीज इनका पहले से ही सब कुछ जमा है। 2213 से ही ये संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो पिछले बार भी 2213 वाला में भी रैंक 9 जो है अपने संस्थान से ही था, जिससे संभवतः हम आपको मिलवाए भी हैं। नहीं मिलवाए हैं? अच्छा ठीक है, नहीं मिलवाए हैं तो अब ई वाला रैंक 9 से मिल लीजिए आप, समझ गए। तो पिछले बार में भी संस्थान से जो टॉप रैंकर था उसका रैंक 9 था। तो रैंक 9 तौसीफ राजा जी हैं। और आप हमको ये बात बतला दीजिए कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? वैशाली। वैशाली होम डिस्ट्रिक्ट है। पोस्टिंग कहाँ हुआ आपका? नालंदा। नालंदा। अच्छा ठीक है, आप कोचिंग में किस रूप में जुड़े हैं और कब, पहली बार कब जुड़े थे, ये थोड़ा बताइए आप। सर 2213 में ही जुड़े थे। 2213 2213 से ही हम मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं अपने कोचिंग ज्ञान बिंदु का। चलिए ठीक है। और रैंक 9 के बाद जो है आगे है आपको रैंक 11, रैंक 11। और रैंक 11 की अगर हम लोग बात करें तो जयप्रकाश जी आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? होम डिस्ट्रिक्ट पटना जिला है सर। होम डिस्ट्रिक्ट पटना। दिया कहाँ है? जहानाबाद सर। जहानाबाद दिया है। और
इनके विषय में आप ही थोड़ा कुछ बतलाइए। सबसे पहले तो रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब हम लोग को इस काबिल बनाया कि जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग को चेडिस कर रहे हैं सेम 2213 में और 2446 में, हम भी कुछ वैसे ही कर रहे थे और यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक अपना पुराना दिन याद आ रहा है। जैसे 2446 में मेडिकल लगाने की वजह से बाहर हुए और लाइक 2213 में कम मार्क्स की वजह से मतलब रनिंग अच्छे से नहीं कर पाया, बट मेरिट बन जाता। लेकिन उसके बाद सर से जुड़े, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए। लाइक सर बोले कि ग्रुप डिस्कशन ये सब करो, तो वो सब चीज़ करते रहे, जिसके कारण से इतना अच्छा मार्क्स आया है। और लाइक आपको देखते हुए मतलब लग रहा है, एक सजेशन देना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़िए और इस बार जो भी नेक्स्ट बहाली आ रहा है ऐसा कीजिए कि आप लोग टॉप 1-2 में आइए और सर से बहुत अच्छा गिफ्ट लीजिए, और ताकि हम लोग जहाँ भी रहें आप लोग को देख के चेडिस करें, क्योंकि यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं पोस्टिंग में ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइफ का बहुत अच्छा डे है जब से सिलेक्शन हुआ है तब से, और आज भी बहुत अच्छा दिन ही है सर से मिलने के बाद। और सेट प्रैक्टिस के विषय में बता दे राहुल जी, और ये लोग जो है साथ में सेट प्रैक्टिस करते थे, साथ में डिस्कशन करते थे। तो सेट प्रैक्टिस का तो वो जो टेस्ट है शाम वाला, जो हम आपको बार बार बोलते हैं, बैच शुरू होने से ही हम आपको बोल रहे हैं, ये सब जो है शाम में जो 7 से 9 वाला टेस्ट होता है, उस टेस्ट से जो है ये लोग आपको जुड़े हुए हैं, समझ गए। और लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, 6 महीना साल भर तक जो है टेस्ट से जुड़े रहे हैं। इसके बाद जो है रैंक 13 है, आपसे जो है बात में। इसके बाद जो है रैंक 19 है, रैंक 19 दीपक जी। दीपक जी तो कल आए थे, ठीक है, दीपक जी कल आए थे। पुराने छात्र हैं, मतलब जब हम कोचिंग खोले थे उस समय के ये छात्र हैं, मतलब बहुत पुराने छात्र हैं, मतलब शुरुआती दौर के ये छात्र हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, कल भी इनसे तो हम आपको मिलाए ही थे, लेकिन यहाँ पर आप इनका रैंक 19 है। और इसके बाद जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा। और आपको कहाँ मिला है? कटिहार। कटिहार मिला है। चलिए, तो अभी तक जो जारी हुआ है उस आधार पर जो है हम आपको ये बात बतलाए हैं। और उसके बाद जो है एक यहाँ पर रैंक 13 है, आपका नाम क्या है? नवाब कुमार, नवाब जी हैं, समझ गए। इनका रैंक 13 है, लेकिन ये जो है पहले से किसी और जॉब में है, समझ गए। तो ये सभी के सभी जो है आपको स्टेज के सामने जो भी नजर आ रहे हैं, ये सभी के सभी जो है आपको रैंकर हैं, समझ गए। तो जो है संस्थान जो वादा किया था, संस्थान अपना वो वादा पूरा कर रहा है आज। और नीचे में संभवतः बुलेट आ जाना चाहिए, पता नहीं आया है या नहीं आया है, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। और इसके बाद जिनको भी लेना है, बाइट लेना है, आप ले सकते हैं इन लोगों से, ठीक है। आपका देखते हैं, परेशान नहीं होना, आपका देखते हैं। आ जाइए, आ जाइए। टेस्ट भी है आगे, नहीं हो? टेस्ट में बच्चा को क्वेश्चन दिलवा दीजिए, नहीं तो मार करना शुरू कर देगा वो सब। क्वेश्चन दिलवाई, आ जाइए वहां पे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सब लोग वहीं पे कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आप कीजिएगा, आ जाइए। क्या टाइम? और एक बात हम आपको बता रहे हैं, 1275 के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। 300 प्लस तो अपने संस्थान से रहा ही है, लेकिन 100% हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 1275 में कम से कम 50% छात्र एवं छात्रा ऐसा है जो कैसे भी किसी ना किसी तरीका से ज्ञान बिंदु से निश्चित तौर पर जुड़ा रहा है। चाहे वो क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा हो, चाहे वो टेस्ट ही दिया हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट ही लगाया हो, समझ गए।
तो इस रिजल्ट के बदौलत ही तो हवा में उड़ने वाले लोग को भी जमीन पे उतार दिए हैं, समझ गए। और ये सब सिर्फ हमारे मार्गदर्शन और आप सभी के मेहनत की वजह से संभव है। और एक बात और कह रहे हैं कि देखिए, इन लोगों की सफलता का पूरा श्रेय इनको जाता है, क्योंकि देखिए टीचर हजारों विद्यार्थी को पढ़ाता है, सिलेक्शन हजारों का नहीं होता है, लेकिन टीचर की बातों को जो शब्दशः मानता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो इन लोगों ने शब्दशः चीजों को माना, इसी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो पढ़ाया तो जाता है सबको, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, समझ गए बात को। तो इन लोगों ने मेहनत किया है, भले मान लिया जाए कि हम कितनों बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाल दें, मान लिया जाए कि हम कितनों बेहतरीन कुछ भी निकाल दें, लेकिन अगर आप चीजों को पचाइएगा ही नहीं तो सिलेक्शन कहां से होगा। तो टीचर का मार्गदर्शन, और हम पूरी तरीका से देखिए, हम पहला रोज से लेकर अभी तक हम आपको बोल रहे हैं, कभी भी छात्र के सिलेक्शन का क्रेडिट हम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ जो है हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ है तो हम उसको दिखाएंगे, दिखाना जरूरी भी है, समझ गए। तो पहला रोज भी हम ना किसी का क्रेडिट लिए थे और आज भी हम ना किसी का क्रेडिट लिए हैं, हम तो बस एक प्रोत्साहन के लिए। और कुछ लोग कहते हैं ना हम बुलेट देंगे, ना हम थार देंगे, बल्कि हम डबल स्टार देंगे। हम कह रहे हैं हम डबल स्टार के साथ साथ बुलेट और थार भी देंगे, समझे। और वंस मोर, अच्छा आपके डिमांड को पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हम बुलेट देंगे, ना हम थार देंगे, बल्कि डबल स्टार देंगे। और हमारा ये कहना है हम बुलेट भी देंगे, थार भी देंगे और साथ में डबल स्टार भी देंगे। तो आप सब लोग पढ़िए और आप सब लोग भी टॉप 20 में आने का प्रयास कीजिए। और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए 21 अक्टूबर हाल फिलहाल में जो हुआ है, 21 अक्टूबर को हम कोई फंक्शन नहीं किए थे कि हम विद्यार्थी को बुलाते, लेकिन फिर भी कुछ लोग आ गए थे तो ठीक है, मिले, आपसे भी हम आपको मिलाए। लेकिन 21 अक्टूबर वाला जो वीडियो गया था उसमें बहुत सारा कमेंट आया था। हम कमेंट पढ़ते हैं किसी किसी वीडियो का, समझ गए। रात में जब सोने जाते हैं तो थोड़ा देर देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए हर कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए आप आराम से 2-4 मिनट में। मतलब उस रोज तो हम कोई फंक्शन नहीं किए थे, 21 अक्टूबर जो नियुक्ति पत्र वाला में, उसमें तो कोई फंक्शन नहीं किए थे, आप जानते हैं ना। हम लोगों का सिलेक्शन पार्टी 21 जुलाई को ही हो गया था। अब 72 बार एक को सिलेक्शन पार्टी दे। अब एक बार मान लिया जाए कि शादी कर लिए तो उसी से 72 बार शादी करने के लिए जाएंगे कि एक बार सिंदूरदान हो गया, समझ गया। तो सिलेक्शन पार्टी एक बार होता है, 72 बार नहीं होता है। तो हम 21 तारीख को बुलाए ही नहीं थे, कुछ लोग आए तो उनसे मिले। और उसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कम से कम 50 से ज्यादा छात्र और छात्रा से मिले, कुछ ऑफ कैमरा और कुछ ऑन कैमरा लोगों से मिले। और उस रोज इन लोगों से पूछ लीजिएगा, या जो भी आपका भाई दोस्त मित्र होगा, सार्जेंट जो है लोगों को लेकर आया था और सार्जेंट ही लोगों को लेकर चले गया, छुट्टी ही नहीं दिया। इसी वजह से जो बहुत ज्यादा करीब था, जिसको छुट्टी मिला थोड़ा सा भी, वो निश्चित तौर पर कोचिंग आया, ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जिस भी मोड में हुआ उस मोड में मिला। और एक बात हमको लगता है कि हर चीज का जवाब देना उचित ना है, नहीं ना। और अंधभक्तों का जवाब देना तो एकदम से भी उचित नहीं है, समझे।
देखिए, भक्ति कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए। कभी भी हाँ, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम ना। अच्छा, अब सुनिए, लास्टली एक लाइन बोल रहे हैं। बुलेट आया हो, नहीं आया, आ गया होगा या आ रहा होगा, ऑन द वे है, समझे। और सबसे टॉप मॉडल संभवतः मंगवाए हैं, समझ गए। हम जो भी खरीदते हैं टॉप मॉडल खरीदते हैं, समझ में ना आए टॉप मॉडल ले लीजिए, ठीक है रहेगा, समझे। तो एक लाइन हम आपको कहना चाह रहे हैं, जब तक हम बिट्टू झा सर और संस्थान के अन्य सभी टीचर मेहनत करते रहेंगे, तब तक हर रिजल्ट में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, समझे। और जो लोग, और देखिए आदमी में क्या है जानते हैं, आदमी चीजों को, आज के आदमी में क्या है, आज के विद्यार्थी में क्या है, मतलब उसको अता पता कुछ नहीं होता है, अता पता उसको कुछ नहीं होता है, मुंह उठा करके कुछ भी बोल देगा, मुंह उठा करके कमेंट कर देगा। तो उस प्रकार के लोगों को तो जवाब देना उचित ना है। और हम कोई जो है आपको मतलब एगो सिस्टम पूरा ने यूट्यूब का बैठाए हुए हैं, 100 गो अपना चैनल बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल से जो है एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करवाते हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप तो मेरे लिए जान है, आप तो मेरे लिए प्राण है, समझ गए। तो रियल और रील में अंतर होता है। ऐसे स्पेलिंग में भी अंतर है, REAL रियल मतलब वास्तविक, REEL रील मतलब दिखावा, समझ गए। तो दोनों में बड़ी अंतर होता है। तो उस अंतर को अगर आप समझ जाइएगा तो बाद बाकी आप सब चीज को समझ जाइएगा, समझे। उस सिनेमे में पुष्पा ने झुकता है, सामान्य लाइफ में 1 घंटा में पुष्पा झुक जाता है, समझे। तो ये सब चीज तो आप जानबे करते हैं, आप तो समझबे करते हैं हम कितना क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। एक बात हम कल भी बोले थे, अपना कान बंद करके अपने लक्ष्य की ओर देखिए और कुछ नहीं। डिस्टर्ब करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले अनेकों लोग आपको मिलेंगे, अनेकों लोग मिलेंगे। तो कान बंद रहेगा तब ना बात नहीं सुनिएगा। कान बंद करके अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करके जो है काम करना चाहिए हम सभी को। और ये लोग भी ऐसा नहीं है कि जो है एक बार में ये लोग वहां तक पहुंच गए हैं। इन लोगों को भी समय लगा है। जैसे कि आपने जाना 2446 से लोग तैयारी कर रहे थे, तब जाकर के रैंकर बने हैं, समझ गए। तो यही है और तो कुछ है नहीं। आगे जो है नीचे में बुलेट के साथ जो है ले लीजिएगा, सबका ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गए। वहां पर हम भी रहेंगे। तो बाकी ठीक है। आगे थोड़ा देर बाद मेरा टेस्ट है, टेस्ट में मिलते हैं, समझे। और बुलेट भी देंगे, वो नीचे में बनेगा, भोज भी होगा, गांधी मैदान बुक करवा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। आप लोग चलिए नीचे, ठीक, आप लोग चलिए नीचे, आने दीजिए, ठीक है। हो गया, हो गया। देखिए बोल रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बोल रहे हैं, सुनिए। आप लोग थोड़ा मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनके बदौलत मैं इस रैंक को हासिल कर सका। सर जो पढ़ाते हैं उसको आप घर में जाने के बाद उसको देखिए, कम से कम यहाँ जो सर बताए उसको लाइन बाय लाइन लिखिए। लिखने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट होगा। और सर का पढ़ाया हुआ हर एग्जाम में आपको काम करेगा। ऐसा नहीं कि दरोगा की, और भी आप एसएससी का भी तैयारी करेगा तो उसमें भी काम करेगा आपका। हर सेक्टर में इनका पढ़ाया हुआ काम करेगा। इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग से कि सर जो पढ़ाते हैं उसको फॉलो कीजिए, घर में जाकर पढ़ाइए उसको।
आप लोग भी एक एक लाइन बोलना चाहते बोलना दीजिए, कुछ एक एक लाइन बोल दीजिए सब लोग। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं 2446 में फिजिकल में फेल हुआ था, 2213 में मैं मेरिट आउट हुआ था और 1275 में मैं छठा रैंक हासिल किया हूँ। इससे पहले मैं वन विभाग में कार्यरत था। मेरा एक साथी नंदलाल कुमार जो यहाँ आया था, हाँ। वो मेरे साथी ही थे सर। ओ नंदलाल। हाँ जी। सबसे पहले आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आगे आगे का जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी है, चाह रहे कि यहाँ से ही मैक्सिमम लोग आगे आए। माइक सटाइए। जो भी अपकमिंग वैकेंसी आ रहा है उसके लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। हम चाह रहे हैं कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कीजिए और यहाँ पे आइए। और लाइक अपने जो सर अभी कुछ देर पहले बोले थे कि सर का क्रेडिट नहीं है, सर का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। हम लोग मेहनत किए, लाइक इतना जो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं सर के द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। और लाइक खुद का एक्सपेक्टेशन, सर का एक्सपेक्टेशन और पेरेंट तीनों चीज़ का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कीजिए और आगे चल के ये चीज़ जब सक्सेस में कन्वर्ट होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। यही सजेशन है मेरा आप लोग के लिए। सबसे पहले रोशन सर और ज्ञान बिंदु टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले रोशन सर और ज्ञान बिंदु की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं 2446 से सर से जुड़ा हुआ हूँ और पहले से हम टेस्ट सीरीज और सर के नोट्स और क्लास को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग भी कीजिए। अच्छा, बहुत सबसे पहले मैं सर को और ज्ञान बिंदु पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं वर्दी में नहीं हूं क्योंकि मैं बिहार सीजीएल जो 3 आया था उसमें भी ज्वाइन कर चुका हूं और थोड़ा कन्फ्यूजन के कारण अभी दरोगा ज्वाइन नहीं कर पाया हूं, लेकिन सोच रहे दरोगा ही ज्वाइन करें। और मैं 2022 में सर से ऑनलाइन बैच के थ्रू, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई एग्जाम तैयारी करते थे, जुड़े हैं। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए और सक्सेस कैसे होना है उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सक्सेस होने के लिए किसी भी संस्थान उसके लिए पूरा विश्वास होना चाहिए। और 2213 में हम भी फेलुअर हुए थे तो फिर सर के संस्थान पर विश्वास किए और तैयारी में कंटिन्यू लगे, तब जाकर आज रैंक 13 हासिल कर सके। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, शुभकामना करते हैं। सबसे पहले रोशन सर और ज्ञान बिंदु टीम को हम धन्यवाद देते हैं। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप बार बार जो सर पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करिए और रिवीजन के साथ साथ आप जो मिस्टेक कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में वो सब देखिए। उसको आप जितना रिवीजन करेंगे वही आपको सिली मिस्टेक को कम करेगा, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं सबके लिए। जो भी इंसान इस पर मतलब काम करता है वो ज़्यादा मार्क्स अच्छा ला पाता है। मेरा 2213 में मेरिट नहीं बना था, अंडर एज से हम बाहर हो गए थे, तो मुझे लगा कि गलती मेरा क्या है, तो सिली मिस्टेक ही था। तो बार बार टेस्ट लीजिए, रिवाइज़ करिए, जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको जाकर रूम पे ज़रूर पढ़िए। एक बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर क्लास में अच्छा से पढ़ गए हैं तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा आपको, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा, सर का बहुत बड़ा योगदान रहा सबकी सिलेक्शन में। जय हिंद सभी को। 2 चीज़ बोलना चाहेंगे। पढ़ाई में मतलब कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बिना कंटिन्यूटी का इतना रैंक अच्छा लाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब भी पढ़ते हैं तो पूरा जोश से पढ़ें और हमेशा सोचें कि हमको टॉप करना है। टॉप के चक्कर में अगर रहिएगा तो हमेशा सिलेक्शन हो जाएगा, यही बोलना चाहेंगे। और बाकी तो सब मतलब सर है ही हैं। चलिए ठीक है, आप सभी लोग आए, धन्यवाद। चलिए नीचे में बैठिएगा, हम आते हैं। इन लोगों को अरे होगा, सब होगा। निकलिए तो लड़की लोग निकलिए। होमवर्क कल 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 कल, अब लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। होमवर्क रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कल होमवर्क बढ़ाएंगे। हाँ टेस्ट होगा, टेस्ट का है ना, टेस्ट होगा, एकदम होगा, ठीक है। अब 5-10 मिनट के चक्कर में पूरा क्लास का है बर्बाद करेंगे, ठीक है।